नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम। आज है 28 दिसंबर और आज 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न। ये 40 प्रश्न जो होंगे ये जीके, जीएस और करंट अफेयर के होंगे। जीके, जीएस और करंट अफेयर के होंगे। ये 40 पर जो हैं ये 100% करेक्ट क्वेश्चन हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आज की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है अच्छे से देखना। क्लास को शुरू करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। क्लास को लाइव जरूर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के राजभवन का नया नाम क्या रखा गया। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजभवन ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑप्शन थे जन भवन, ऑप्शन बी था लोक भवन, ऑप्शन सी था प्रजा भवन और ऑप्शन डी था राजभवन। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे और इनमें से एक ऑप्शन सही था। तो पश्चिम बंगाल के राजभवन का नया नाम जो है वो लोक भवन रखा गया। क्या रखा गया? लोक भवन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राजभवन का नाम बदलने की घोषणा की है। नया नाम जो है लोक भवन रखा गया है। इसका उद्देश्य जनता से जुड़ाव को दर्शाता है और नाम परिवर्तन प्रशासनिक पहचान से जुड़ा होता है। यह कदम प्रतीकात्मक सुधार के लिए भी देखा जा रहा है और राजभवन राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। किसका आधिकारिक निवास है? राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पूर्वोत्तर भारत में कितनी नई उभयचर प्रजातियां की खोज की है? 10, 12, 13, 15। तो भारतीय वन्यजीव ने जो है 13 प्रजातियों की खोज की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जो है पूर्वोत्तर भारत में 13 नई उभयचर प्रजातियों की खोज की है। यह खोज जैव विविधता और पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और नवीन प्रजातियों के अध्ययन से प्राकृतिक आवास और संरक्षण में मदद मिलती है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न जल निकायों और जंगल क्षेत्रों में संरक्षण किया। इससे भारत में जैव विविधता और संरक्षण नीति को मजबूत किया गया है। यह कदम वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण का सुरक्षा का प्रतीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत मनरेगा की कितनी राशि जल संचय संरचनाओं पर खर्च करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है 55%, 60%, 65%, 70%। तो सही जवाब है 65%। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत मनरेगा की 65% राशि जल संचय संरचनाओं पर खर्च करने का निर्देश दिया। इससे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा। डार्क जोन जिले पानी की कमी और सूखे से प्रभावित हैं। इस नीति से ग्रामीण क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने उत्पादों को उत्तराखंड का जीआई टैग मिला? हाउ मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड रिसीव जीआई टैग रिसेंटली? 10, 12, 15 या फिर 18? तो इसका सही जवाब 18। जीआई टैग उत्पादन की भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को यह टैग मिला है। इससे स्थानीय कारीगरों को किसानों को लाभ होगा। जीआई टैग से उत्पादन की बाजार में पहचान बढ़ती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में जीआई टैग का प्रबंधन डीपीआईआईटी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस अवधि के लिए आईएमओ परिषद में पुनः चुना गया? इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू आईएमओ काउंसिल फॉर विच पीरियड? 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28? आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित है। भारत को 2026-27 के लिए परिषद में चुना गया है। यह भारत की समुद्री कूटनीति की सफलता है। आईएमओ
की परिषद वैश्विक समुद्री नीतियाँ बनाती है? यह भारत एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2026-27। अगला क्वेश्चन है कि जय शाह को इंडिया ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? जय शाह को इंडिया का 2025 में जो है इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? राजनीति, खेल प्रशासन, उद्योग या समाज सेवा? तो जय शाह को बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं। जय शाह जो हैं बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं और भारतीय क्रिकेट प्रशासन में सुधार किए हैं, डिजिटल और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाई है और घरेलू क्रिकेट को मजबूत किया है और आईसीसी स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ी है। इस योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। किस में? खेल प्रशासन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, खेल प्रशासन, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने गोवा में किस देवता की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री ने किस देवता की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? विच भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान विष्णु? तो भगवान राम। गोवा में सांस्कृतिक परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 77 फीट यानी कि 77 फीट है। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और राम संस्कृति के प्रसार का भी ये प्रतीक माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भगवान राम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? हाई वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट? तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट बना है। जल सकारात्मक का अर्थ है अधिक जल पुनर्भक्षण। आईजीआई एयरपोर्ट ने जल संरक्षण मॉडल अपनाया है, वर्षा जल संचयन किया है और पुनर्चक्रण से जल संतुलन बना है। यह पर्यावरणीय स्थिरता दर्शाता है। अन्य हवाई अड्डों के लिए यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? गोवा, केरल, तमिलनाडु, अंडमान? तो भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये केरल में शुरू हुआ है। एक्वेरिन भारत मालदीव का सैन्य अभ्यास है। यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 14वां संस्करण केरल में शुरू हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। आतंकवाद रोधी अभ्यास शामिल होता है। रक्षा सहयोग को मजबूती मिलती है। वाइस एडमिरल संजय साधु ने किस पद पर कार्यभार संभाला? तो CWP&A नौसेना का वरिष्ठ प्रशासनिक पद है। वाइस एडमिरल संजय साधु ने कार्यभार संभाला है। यह पद नीति और योजना से जुड़ा है। नौसेना की लॉजिस्टिक व्यवस्था देखता है और रणनीतिक निर्णय में भूमिका रहती है। अनुभवी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, CWP&A की पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में किस खिलाड़ी को छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है? रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में किस खिलाड़ी का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है? Whose ODI 6 record was broken by रोहित शर्मा? क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स? ये चार ऑप्शन हैं। रोहित शर्मा, क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सही जवाब जो है शाहिद अफरीदी का। वनडे में छक्कों का रिकॉर्ड अफरीदी के नाम था। रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने लगातार बड़े स्कोर बनाए, रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया। यह उनकी पावर हिटिंग दर्शाता है। भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव की बात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शाहिद अफरीदी। अगला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई के अनुसार नवंबर 2025 में यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो एनपीसीआई यूपीआई प्रणाली का संचालन करता है। डिजिटल भुगतान में निरंतर वृद्धि हो रही है। नवंबर 2025 में 32% वृद्धि दर्ज हुई है। छोटे लेनदेन में यूपीआई लोकप्रिय है और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना है
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है 32%। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी प्रणाली लॉन्च की? विच सिस्टम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल? तो कोयला खनन में देरी बड़ी समस्या थी। नई अनुमोदन प्रणाली लॉन्च की गई। यह प्रक्रिया को सरल बनाती है। डिजिटल ट्रैकिंग संभव हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। परियोजनाओं की गति तेज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। स्ट्रक्चर्ड अप्रूव्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस संस्था का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है? इंडिया वाज इनवाइटेड द लीड विच ऑर्गेनाइजेशन OECD, WHO, IDE, FAT। तो भारत को जो है आइडिया यानी कि IDE का नेतृत्व करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया है। IDEA लोकतंत्र और चुनाव से जुड़ी संस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसी कारण नेतृत्व के लिए आमंत्रण मिला है। चुनावी अनुभव भारत की ताकत है। वैश्विक लोकतांत्रिक सहयोग बढ़ेगा और भारत की साख मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रधानमंत्री पद के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बीच के 25 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान है। राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, इसलिए सामान्य रूप से 25 वर्ष सही उत्तर माना जाता है। ऑप्शन नंबर है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इन विच ईयर वेयर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इस्टेब्लिश्ड? 1854, 1856, 1857, 1861। तो करेक्ट जवाब 1857 में। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई। ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं। इनकी स्थापना वुड्स डिस्पैच के बाद की गई। ये विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर बने। 1857 का वर्ष भारतीय शिक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर विधानसभा में कौन सा विधेयक 2025 में पारित किया गया? विच बिल वाज पास्ड बाय मणिपुर असेंबली इन 2025? जीएसटी अमेंडमेंट बिल, जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल या फिर अप्रोप्रिएशन बिल? तो ये जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो है पास किया गया है। जीएसटी से जुड़े संशोधन राज्यों द्वारा किए जाते हैं। मणिपुर विधानसभा ने दूसरा संशोधन पारित किया। यह कर व्यवस्था को सरल करता है। राजस्व संग्रह में सुधार होगा। व्यापारिक प्रक्रिया आसान होंगी। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? व्हाट इज द वर्जिन प्लेस ऑफ रिवर ऑफ गंगा? तो गंगोत्री से जो है गंगा का उद्गम हुआ है। गंगोत्री का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री से माना जाता है। वास्तविक स्रोत गोमुख हिमनद है। यह भागीरथी रथी नाम से भी बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या लाल सागर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं स्थित हैं बंगाल के खाड़ी में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश हैं या बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और भारत का सबसे पूर्वी भाग भी है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है और राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एम एस धोनी किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो एम एस धोनी जो हैं वो पैनासोनिक एयर कंडीशनर के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एम एस धोनी विश्वसनीय ब्रांड फेस हैं। ठीक है। और पैनासोनिक ने उन्हें चुना है। एयर कंडीशनर उत्पाद का प्रचार करेंगे। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। धोनी की लोकप्रियता का लाभ मिलेगा और खेल और ब्रांड का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी नेविगेशन हब एशियन किसने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया इसरो ने। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने जो लॉन्च किया है। एशियन एक निजी नेविगेशन हब है। इसे इसरो के अध्यक्ष ने लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। नेविगेशन सेवा में आत्मनिर्भरता आएगी। स्टार्टअप को अवसर मिलेगा। आंतरिक क्षेत्र की गतिविधि मिलेगी। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड?
तो ये जो जीते हैं बेल्जियम ने जीता है। यह प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है। 2025 में फाइनल भारत बनाम बेल्जियम था। बेल्जियम ने जीत हासिल की। टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया। भारत उपविजेता रहा। यूरोपीय हॉकी की ताकत दिखी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बेस्ट बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत में सबसे ऊंची रैंक किस शहर को मिली? विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026? तो ये जो मिली है बेंगलुरु को मिली है। यह सूचकांक वैश्विक शहरों का मूल्यांकन करता है। रहने योग्य शहरों की रैंकिंग होती है। बेंगलुरु भारत में शीर्ष पर रहा। आईटी और स्टार्टअप हब है। इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार मजबूत हैं। वैश्विक पहचान बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह को वियो चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यह भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह बंदरगाह व्यापार और निर्यात में महत्वपूर्ण है। यह श्रीलंका के नज़दीक होने से सामरिक महत्व भी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, और एग्जाम अच्छे से देकर आना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।